अस्सलाम वालेकुम। चैनल होम एचडी पर प्रोग्राम है सेहत की बात यासिर अब्बास के साथ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो है जनरल सर्जरी के मुतालिक। जनरल सर्जरी में कौन कौन सी सर्जरीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनका इलाज जनरल सर्जरी के ज़रिए किया जाता है, लैप्रोस्कोपी सर्जरी क्या है और ख़ास तौर पर जो मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर निदा सईद, कंसल्टेंट जनरल सर्जन, मुर्शिद हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक बात जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त माशरे में चुभता हुआ सवाल है वो ये है कि कई एक ऐसी बीमारियां हैं कि जिनका पहले नाम भी नहीं सुना था और यानी जिनका नाम भी नहीं सुना था, आज हम देखते हैं कि वो बीमारियां बहुत ज़्यादा एक तो आम भी हो गई हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ती भी जा रही हैं। एक तो इसकी बुनियादी वजह क्या है और दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लैक ऑफ अवेयरनेस यानी आगाही के ना होने की वजह से मरीज़ बीमारी के तहत अपना किस कदर नुकसान कर बैठते हैं कि जब वो बर वक्त इलाज नहीं करवाते। सही, सबसे पहले तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो कि बहुत कॉमनली किया जाता है कि आखिर ये नई नई बीमारियां क्यों डायग्नोज हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बीमारियां हमेशा से थी। जैसे जैसे हमारी रिसर्चेस हो रही हैं और डिफरेंट डिजीज़ डायग्नोज होती जा रही हैं तो उनकी अवेयरनेस आती जा रही है। वरना ये बीमारियां तो हमेशा से थी। ज़ाहिर है अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वो आज से 20 साल पहले भी होगा, तो वो इस तरीके से प्रेजेंट करता था कि वो तो अभी ही पता चला कि एक गिल्टी थी और 2 दिन बाद इंतकाल हो गया। तो वो बीमारियां थी हमेशा से, मगर जैसे जैसे रिसर्चेस हो रही हैं, डायग्नोसिस हो रहे हैं और साइंस में इतनी एडवांसेस हो रही हैं तो चीज़ों का डायग्नोसिस हो रहा है। स्पेशली अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करूं तो मेरे पास 90% जो केसेस आते हैं वो इनऑपरेबल आते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो अवेयरनेस ना होना लोगों को कि कहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ हैं। यूजली जिस तरीके से सेहत कार्ड भी है तो वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये मुर्शिद हॉस्पिटल जो है, हमारे पास सेहत कार्ड की फैसिलिटी है और हम यहाँ पर 100% फ्री ट्रीटमेंट करते हैं उन पेशेंट्स का और A to Z उनके इन्वेस्टिगेशंस, लैब्स, सर्जरीज, पोस्ट ऑप मैनेजमेंट, इवन जो उनका घर जाके भी जो मेडिसिन उनको देनी होती है वो भी यहाँ से उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मरीज़ ये समझता है गुर्बत की वजह से या अवेयरनेस ना होने की वजह से, लिटरेसी ज़ाहिर नहीं है, वो रेट इतना कम है, तो उसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें फ्री ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप गरीब हैं तो। और दूसरी बात ये कि बीमारी का फ़ौरन इलाज, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने जाके डॉक्टर को बताया कि हमें गिल्टी है तो डॉक्टर तो हमारे टेस्ट कराना शुरू कर देगा, बायोप्सी शुरू कर देगा, हमारी बीमारी फैल जाएगी। और तो लैक ऑफ अवेयरनेस, दैट्स इम्पॉर्टेंट। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे नाम लिया विच इज़ बायोप्सी, तो एक तो हमारे देखने वालों को ये बताइए कि बायोप्सी है क्या और इसके ज़रिए क्या हर तरह का कैंसर जो है वो इसी के ज़रिए डायग्नोस किया जाता है? अच्छा, बायोप्सी ये होती है कि जब भी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि किसी पेशेंट को कोई भी कैंसर या कोई इन्फेक्शस ऐसी डिजीज़ है जो कि सिंपल नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशंस यानी अल्ट्रासाउंड या एक्सरे से नहीं तशख़ीस हो पा रही और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको ऐसी डिजीज़ है जो कि जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट डायग्नोसिस की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल टीबी हो गई। जी जी। टीबी की बाज़ दफ़ा किसी भी तरह तशख़ीस नहीं हो पा रही होती है, स्प्यूटम यानी बलगल के टेस्ट में नहीं आ रही होती, एक्सरेज में नहीं आ रही होती। कभी कभार किसी हदूद की बायोप्सी लेकर या दूसरे तरीक़ों से बायोप्सी लेकर ही उसकी तशख़ीस होती है। या कोई कैंसर्स होते हैं जिसके लिए अगर हमें कोई मेजर सर्जरी करनी है तो लाजमी हमें टिश्यू डायग्नोसिस चाहिए, तो उसके लिए बायोप्सी की जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी फर्दर ट्रीटमेंट का। मरीज़ों को ये डर लगता है कि एक दफ़ा उनके अंदर अगर ये लोहे की कोई चीज़ पहुंच गई इससे वो बीमारी फैल जाएगी, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये तशख़ीस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम वैसे भी डॉक्टर साहबा
बहुत ज़्यादा है इस वक्त लोगों में। और ख़ास तौर पर मुझे याद है कि एक जनरल सर्जन थी डॉक्टर शीरी दामानी, तो उनसे भी जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि अक्सर औकात जो है ना वो लोग इसलिए भी डरते हैं कि जनाब बायोप्सी अगर करवा ली तो वो जो लोहा जो है वो चूँकि अंदर चला जाएगा तो उसकी वजह से मर्ज़ फैल जाएगा, या लोहा जो है वो अंदर को नुकसान कर देगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कह रही थी कि अब आजकल तो इतनी बारीक सिरिंज भी आ गई हैं कि आपको इवन पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत ही माइनर हिस्सा जो है वो लिया जाता है, कोई बहुत बड़ा टुकड़ा बाकायदा तौर पे खींचा नहीं जाता कि जिससे आप डरें। स्टिच तक की जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली, इतनी छोटी नीडल हम डालते हैं कि स्टिच भी नहीं लेना होता। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहबा, रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि ब्रेस्ट अवेयरनेस और बाकी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो कि मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहूँगा, विच इज़ मैमोग्राम। ये मैमोग्राम क्या है और इसके ज़रिए क्या तशख़ीस किया जाता है? अच्छा, मैमोग्राम जो है वो जब 35-40 प्लस फीमेल्स होती हैं, मोस्ट कॉमनली 40 प्लस, जिनमें अल्ट्रासाउंड हमें सही तशख़ीस नहीं देता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्रेस्ट डेंसिटी कम होती जाती है और अल्ट्रासाउंड पे सही फाइंडिंग पिक करना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर ऐसी फीमेल्स में हम मैमोग्राम एडवाइस करते हैं। मैमोग्राम दो तरीके का होता है, कि स्क्रीनिंग मैमोग्राम होता है, एक डायग्नोस्टिक मैमोग्राम होता है। स्क्रीनिंग मैमोग्राम ये है कि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि किसी भी औरत में ब्रेस्ट कैंसर का कोई भी रिस्क फैक्टर है या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स, तो आप उसके लिए, या 40 के बाद वैसे भी औरत को हर साल 2 साल बाद अपना मैमोग्राम कराना चाहिए, तो वो फिर स्क्रीनिंग होती है। लेकिन अगर आपको बाकायदा कोई गिल्टी मिल रही है तो फिर वो तो आप प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए कराएंगे। तो ये 2 टाइप्स होती हैं। तो मैमोग्राम कोई भी गिल्टी 2 साल पहले डिटेक्ट कर लेता है, जो कि वो फीमेल अपने खुद से पैल्पेट करे, फील करे कि मुझे भाई गिल्टी है, तो वो इतनी छोटी होती है। और जैसे कि हमें सबको ही पता है कि ब्रेस्ट कैंसर की मेन चीज़ है अर्ली डायग्नोसिस। एग्जैक्टली, जितनी अर्ली डायग्नोज होगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा। अच्छा 99% नॉर्मल प्रोग्नोसिस होगा पेशेंट का। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे कि मिसाल के तौर पे अगर एक औरत जो है उसमें कैंसर डेवलप हो चुका है, लाइक स्टेज 1 पर ही क्यों नहीं, तो क्या ऐसी औरत की छाती से दूध आ सकता है? बिल्कुल दूध आ सकता है। मतलब अगर वो लैक्टेटिंग मदर है, यस, तो उसकी मिल्क, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो मिल्क उसका आ सकता है। प्रेगनेंसी में एक इन्फ्लेमेटरी कैंसर होता है जो कि बहुत कॉमन होता है, जो कि बिल्कुल एक फोड़े को प्रेजेंट कर रहा होता है। और बहुत सारी फीमेल्स उसको उससे कंफ्यूज कर देती हैं। उसके भी बिल्कुल वही साइन होते हैं जो कि एक फोड़े के जैसे होते हैं। तो और उसमें मिल्क भी आ रहा होता है, तो ये भी एक बड़ी इग्नोरेंस की वही एक ये जाहिर सी बात है कि एक ऐसा सवाल है कि नॉर्मली जो है वो चूँकि चैनल्स पे पूछा नहीं जाता। अब यहाँ पर चूँकि हमारे पास एक एडवांटेज है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस है, तो ऑब्वियसली मैंने ज़रूरी समझा कि आपके होने का फ़ायदा उठाया जाए इस हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर देखा जाता है कि कई एक तशख़ीस के जो हैं वो मराहिल होते हैं, और अक्सर औक़ात जो है वो ख़वातीन ये बताते हुए भी डरती हैं कि जी हमें जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कहीं अगर हो भी गया है तो बाज़ वक़्त नहीं बता पाती। एक तो ये बताइएगा कि इसका बता देना किस हद तक अच्छा है, और दूसरा ये है कि एक नॉर्मली ये भी कहा जाता है, या ब्रेस्ट कैंसर के जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स, वो ये भी कहते हैं कि आप एटलीस्ट ये भी देखें कि छाती भी जो है वो छोटी बड़ी ना हो। तो आया कि ये बताएं मैडम कि अगर किसी औरत की छाती छोटी बड़ी है तो आया कि लाजिम सी बात है कि ये कैंसर ही हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका हल क्या है? एसिमेट्री, दिस इज कॉल्ड बेसिकली एसिमेट्री के चेंज। अगर कोई सडन चेंज इन ब्रेस्ट साइज है, यानी कि एकदम से एक छाती बहुत बढ़ने लगी है, तो ये थोड़ा सस्पिशियस है। लेकिन अगर सिंस प्यूबर्टी ही ऐसा ही है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर ये कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बोथ साइजेस में, तो मेडिकल कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जरी, फिर प्लास्टिक सर्जरीज और डिफरेंट सर्जरीज होती हैं जो करवाई जाती हैं। यानी अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जैसे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन्स होते हैं, एग्जैक्टली, ये उनका काम होगा फिर ये प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन में जाता है। ठीक, यानी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन जैसे होती है। एग्जैक्टली, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात भी यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आसिफ खत्री, जो कि प्लास्टिक सर्जन भी हैं और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन भी। तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि लेस दैन 1% ख़वातीन जो हैं वो एग्री होती हैं ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए।
ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए जी। that's new तो ये एक बहुत ज़्यादा मेरे लिए भी एक बात रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि बेसिकली लैक ऑफ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है Exactly. कि ब्रेस्ट अगर हम उन्हें कहते भी हैं कि भी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन आप करवा लें, तो लेस देन 1% है कि जो रेशो है ख़वातीन का कि जो इस बात पर एग्री करती हैं। अदरवाइज़ वो कहती हैं भी ठीक है जो हो गया सो हो गया। क्योंकि बेसिकली कई फैक्टर्स होते हैं ना इसमें। एक तो फाइनेंशियल इश्यूज, क्योंकि Yes, प्लास्टिक सर्जरीज definitely. आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, यस। तो फिर उसके बाद पोस्ट ऑप केयर, फिर जाहिर है वो यही इश्यूज हैं हमारे यहाँ, तो जाहिर है गुर्बत और ये चीज़ें। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में और हाई सोसाइटी में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू पुअर फीमेल्स, बट स्टिल दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग कि लेस देन 1% जो है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए एग्री जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात उनके ही है। और इंशाल्लाह मैं बल्कि अपने शो के ज़रिए सर को रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सर मेरे लिए टाइम आपने ज़रूर निकालना है, क्योंकि बड़ा अर्सा हो गया आपसे मुलाकात भी नहीं हुई। अच्छा डॉक्टर साहबा, साथ ही साथ ब्रेस्ट कैंसर के साथ अगर बात करें मिसाल के तौर पे यंग लड़कियों के मुतालिक, तो ये बताइए कि एक तो कितने % चांसेस है कि ख़वातीन को मतलब ख़ास तौर पर जो यंग ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पर कुंवारी लड़कियां, अगर हम बात करें कि 20 साल 22 साल 25 साल की लड़कियां, तो आया कि उनमें भी ये मतलब बीमारी पाई जा सकती है? बिल्कुल, बहुत ही कम परसेंटेज है यंग एज में, लेकिन विद टाइम आई एम सीइंग अ वेरी मच इंक्लाइन इन रेट्स इन यंग एज। और कुछ कैंसर, जैसे कि मैंने भी बताया कि प्रेगनेंसी में सी ब्रेस्ट इज कॉमन, जी जी, एक खास टाइप का कैंसर होता है जो कि होता है। और उसके अलावा भी यंग फीमेल्स में एक ब्रेस्ट का ही कैंसर होता है जो कि इंटरमीडिएट पोटेंशियल होता है, जिसका मैलिग्नेंट की तरफ। तो वो अभी लास्ट मंथ ही मैंने 2 या 3 फीमेल्स में किए और उनमें वो फाइलाइडीज उसको कहते हैं वो आया। तो मैं तो काफ़ी इंसिडेंट्स जो है वो इंक्रीज देख रही हूँ यंग एज में। तो जब भी किसी भी फीमेल को कोई इस तरह की गिल्टी फील हो, देन सबसे पहले तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप खुद से अपनी छाती का मुआयना करें हर महीने आफ्टर पीरियड्स। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अगर आपको ऐसा कोई चेंज फील होता है, पेन होता है, कुछ भी, तो यू शुड गो टू द कंसल्टेंट, अपना एग्जामिन कराएं। अगर वो ज़रूरत महसूस करेगा तो फिर वो फर्दर अल्ट्रासाउंड पर या किसी चीज़ पर मूव करेगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पे ये भी कहा जाता है कि इसकी जो डायग्नोस है वो ऐसा भी है कि शीशे के सामने औरत खड़ी हो और सीधे हाथ से उल्टे तरफ और उल्टे हाथ से सीधे तरफ। इज दैट ट्रू मैडम? बिल्कुल, उसमें यह है कि मल्टीपल वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पर कि हाउ टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट, तो वो मौजूद हैं। और विद द पामर सरफेस ऑफ द हैंड जो है वो कभी भी इस तरीके से उठा के ब्रेस्ट को नहीं एग्जामिन करते हैं। पामर सरफेस ऑफ द हैंड फ्लैट रख के उसका एग्जामिनेशन होता है। ऑपोजिट हैंड आप यूज़ करें, दैट्स जस्ट फॉर योर कंफर्ट, कि आप ज़्यादा बेहतर से एग्जामिन कर लेंगे। और किस तरीके से पूरे क्वाड्रेंट्स चेक करने हैं, एरियोलर कॉम्प्लेक्स को चेक करनी, सारी मल्टीपल वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं, तो इनसे हेल्प ली जा सकती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर ट्यूमर्स के हवाले से बात की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत ही समझ लें कि दुखती रग है इस वक्त, तो मुर्शिद हॉस्पिटल के अंदर, यानी बीइंग अ ब्रेस्ट सर्जन, आपने अब तक जो है वो मतलब लाइक कोई ऐसा भी कोई चैलेंजिंग केस देखा कि जिसके ज़रिए आपको पता, मतलब इन शॉर्ट कि आपको पता लग गया हो कि यार ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया इस केस को जो है वो इसका ट्यूमर रिमूव करना? अच्छा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसा तो नहीं हुआ कभी भी कि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि इवैल्यूएशन लाइक अ कॉम्प्लेक्स केस मैडम, प्री सर्जिकल इवैल्यूएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये कि व्हेनेवर, मैं ये समझती हूँ, व्हेनेवर यू नीड हेल्प फ्रॉम अ सीनियर, यू शुड गो फॉर इट, अ डिस्कशन, अ प्रॉपर डायग्नोसिस। द पेशेंट शुडंट सफ़र इन एनी वे, कि मैं ये पहले पेशेंट को वो कर लूँ, अभी मैं सोचूँ नहीं इट्स अ कॉम्प्लेक्स केस एंड आई कैन नॉट हैंडल। तो वो प्री सर्जरी यू शुड डायग्नोज, यू शुड नो कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद में वी कैन डू ऑल काइंड ऑफ मेजर सर्जरीज बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर ICU केयर, वी हैव ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द OT stuff we need in theatre, and we have very much trained technicians, and always we have a complete surgical team. ना सिर्फ सर्जिकल टीम, वी हैव अ प्लास्टिक सर्जन एज वेल, फॉर वी कैन टेक हेल्प फॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके की जब टीम हो एक पूरे प्रॉपर टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, तो फिर हमें किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती, एंड वी कैन मैनेज ऑल काइंड ऑफ पेशेंट्स इजीली। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि बहुत ही आम एक टेक्नोलॉजी जो कि अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा आम होगी, विच इज़ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की नौबत किस वक्त आती है और ये कितनी हेल्पफुल है रिगार्डिंग कैंसर डिजीज़?
अच्छा, कीमोथेरेपी जो है इट्स अ कंप्लीट डोमेन। जिस तरह सर्जरी एक प्रॉपर पार्ट है मैनेजमेंट का, उसी तरीके से कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी प्रॉपर उसके पार्ट्स हैं। और उसकी जो है वो इंडिकेशन होती है, यानी हर मरीज़ की कीमो नहीं होती, हर मरीज़ की रेडियो नहीं होती, हर मरीज़ की सर्जरी नहीं होती। तो कीमोथेरेपी में ये है कि मरीज़ों ने बड़े मिसकॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं कि कीमोथेरेपी होगी, बाल गिर जाएंगे, उल्टी मचती, ये बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो बेसिकली कीमोथेरेपी करती ये है कि जितने भी कैंसर के छोटे छोटे खलिए जो खून में जा चुके होते हैं और जिस्म के दूसरे हिस्सों में पहुंच चुके होते हैं, तो दवाइयों के ज़रिए उन ज़रात को ख़त्म कर दिया जाता है। रेडियोथेरेपी लोकली एक्ट करती है, लोकली जितने भी टिश्यूज़ उस जगह पर होते हैं, चाहे कहीं का भी कैंसर हो, लोकली उस जगह पे जाके खलियों को ख़त्म कर देती है। अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि पहले मरीज़ अगर फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर का है तो पहले कीमोथेरेपी होगी या पहले सर्जरी होगी। तो अगर ट्यूमर ऑपरेबल होता है, अर्ली स्टेजेस में होता है, तो हम पहले सर्जरी करते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि पहले कीमोथेरेपी के ज़रिए इसका साइज़ छोटा करना ज़रूरी है, तो फिर हम मरीज़ को कीमोथेरेपी के लिए भेजकर उसके बेनिफिट के लिए, इसमें मरीज़ का बेनिफिट है, और फिर हम बाद में उसकी सर्जरी प्लान करते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये भी एक बात पूछना चाहूँगा क्योंकि नॉर्मली ये बहुत कॉमन है, उमूमी तौर पर ये देखा जाता है कि लोग इस वजह से भी डरते हैं या ख़वातीन ख़ास तौर पर इस बात पर डरती हैं कि कैंसर चाहे छोटा हो या बड़ा, सर्जन आपकी छाती का उतना हिस्सा पूरा का पूरा काट देगा। इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? वही बात कि इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन द साइड एंड साइज़ ऑफ द ट्यूमर। अगर ट्यूमर बिल्कुल सेंट्रल है और छाती बचाना पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली छाती निकाली जाएगी, क्योंकि छाती इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट दैन लाइफ। ज़िंदगी ज़्यादा बढ़ के इम्पॉर्टेंट है। तो अगर साइज़ ऑफ द ट्यूमर वेरी स्मॉल साइज़ लोकेटेड इन द पेरिफेरी कॉर्नर में, और वो निकाल कर ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन पॉसिबल है, साथ ही साथ कोई फ्लैप आप लगा सकते हैं, कहीं से गोश्त लाकर वहाँ लगाया जा सकता है, तो फिर छाती नहीं निकलती। लेकिन वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि यहाँ पे मरीज़ इतनी छोटी गिल्टियाँ लेकर आते ही नहीं हैं। मरीज़ आते ही तब है जब वो बड़ी हो चुकी होती है और इन द एंड हमें छाती रिमूव करनी होती है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आप कीमोथेरेपी के ज़रिए ट्यूमर का साइज़ छोटा करके और फिर आप जो है वो रिकन्स्ट्रक्टिव यानी स्मॉल लंप को सिर्फ निकाल सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो एक सवाल जो कि मैं तकरीबन अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? इसी शोबे का इंतखाब इसलिए किया कि एक बचपन से ही था कि डॉक्टर बनना है। फिर जब मेडिकल स्कूल में आए तो फिर ये था कि सर्जन ही बनना है, तो इंटरेस्ट था जनरल सर्जरी में। और फिर कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ थी जो कि बहुत इंस्पायरिंग थी, कुछ सर्जन्स ऐसे थे तो उन्हें देखकर एक इंस्पिरेशन थी कि बनना है ऐसा ही। और फिर उसके बाद पेरेंट्स की तरफ से था कि गरीबों की मदद करनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्जरीज करो और पेशेंट्स भी देखो ताकि कुछ हेल्प भी हो इस मुल्क की लोगों की। तो बस यही सब सोचते हुए आए इस फील्ड में। ठीक। अच्छा तो डॉक्टर साहब, आपकी सारी की सारी जो ट्रेनिंग है तो वो इसी मतलब पाकिस्तान की ही है या आपने पाकिस्तान से बाहर भी किया है? कुछ एग्जाम्स मैंने पाकिस्तान के बाहर के भी दिए हुए, ग्लासगो का भी दिया हुआ है और बाकी यहाँ पे भी जो FCPS होता है वो भी किया हुआ है। माशाल्लाह। मुर्शिद हॉस्पिटल बेहतरीन अस्पतालों में इसका शुमार होता है शहर कराची के। आपने मुर्शिद हॉस्पिटल कब ज्वाइन किया? अच्छा, 4 to 5 मंथ्स हो गए मुझे मुर्शिद हॉस्पिटल ज्वाइन किए हुए, और काफ़ी बार मैंने इसका नाम सुना था, तो बहुत ही अच्छे कमेंट्स थे और पूरा प्रॉपर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है ये, तो ऑब्वियसली कि फिर मुझे हुआ कि मैं यहाँ ज्वाइन करूँ, तो आई स्विच्ड फ्रॉम सम अदर हॉस्पिटल ओवर हियर एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। कुछ ही टाइम हुआ है बट आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो ये कि ये एक सॉर्ट ऑफ मतलब ट्रस्ट बेस्ड हॉस्पिटल है और यहाँ पे हम हर तरीके के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। गरीब पेशेंट्स, बहुत ही गरीब पेशेंट्स जिनके पास कुछ भी पैसे नहीं होते, तो उनको यहाँ पे PWA जो कि हमारे CEO साहब डॉक्टर काशिफ ने वो किया हुआ है मेंटेन, तो उसमें फ़ंड्स वगैरह अरेंज करना और वो सारी चीज़ें वो सब गरीब लोगों के लिए हैं। और ज़कात
हर चीज़ की ट्रीटमेंट उससे हो जाती है। तो मुझे यहाँ आकर सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि मुझे किसी भी चीज़ में रुकना नहीं पड़ता। मुझे पता होता है कि मेरे पास एक बैकअप सपोर्ट है सीईओ साहब की, कि मैं हर गरीब मरीज़ को ट्रीट कर सकती हूँ और कोई भी मेरे पास से अनट्रीटेड नहीं जाएगा। तो आई एम वेरी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल, टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ डॉक्टर काशिफ, कि जो वो गरीब मरीज़ों की इतनी दवाएं ले रहे हैं और उनका जो है वो ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ख़ासतौर पर सीईओ साहब डॉक्टर काशिफ महमूद शाह साहब की अगर बात की जाए, तो आपने अपनी रूटीन के चेकअप्स और ऑपरेशंस के मुतालिक या पेशेंट्स को फैसिलिटेट करने के मुतालिक डॉक्टर काशिफ को किस हद तक मददगार पाया? और ये भी साथ साथ बताइएगा कि क्या कभी डांट भी पड़ी आपको? देखिए, डांट तो सीनियर्स का हक होता है तो उसमें तो जी, मुझे भी पड़ी है थोड़ी देर पहले। तो डांट से तो कभी घबराना ही नहीं चाहिए। डांटता वही है आपको जो आपके साथ सिंसियर होता है और चाहता है कि आप ज़िंदगी में ग्रो करें। तो आई नेवर माइंड, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं पड़ी है, लेकिन अगर पड़ेगी भी तो आई वोंट माइंड, बिकॉज आई नो इट्स फॉर माई पर्सनल ग्रोथ। और मैंने उन्हें 100% कोऑपरेटिव पाया। आई हैव नेवर हर्ड अ नो फ्रॉम हिम। और इवन मतलब डायरेक्ट मुझे कभी इवन उनको अप्रोच तक नहीं करना पड़ा। मुझे पता है कि उन्होंने ऐसा पाथवे क्रिएट किया हुआ है कि मैं उसको, मुझे पता है कि मुझे इस गरीब पेशेंट को ऑपरेट कराना है तो मुझे किसके पास भेजना है। तो उन्होंने पूरे एक सिस्टम अरेंज किया हुआ है हम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो वो सिस्टम ही अरेंज करना और उसको लेकर चलना, तो वही एक इतना बड़ा उनकी तरफ से 100% उनका इनपुट है कि उसके बाद फिर कुछ भी उनकी तरफ से नो है ही नहीं ना, मतलब। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त चूँकि प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, तो एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें। बस यही कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो डॉक्टर के पास जाने से ना घबराएं और ज़रूर कंसल्टेंट डॉक्टर जिसकी भी एडवाइस ज़रूर लें, उसको फॉलो करें। मतलब आप ये ना समझें कि वो आपको कभी भी गलत एडवाइस देगा। वी आर ऑलवेज ट्रेंड के अपने माँ बाप को जो मशवरा दो वही अपने पेशेंट को दो। आई एम ट्रेंड इन दैट वे। तो मैं बहुत सिंसियरली अपने पेशेंट्स को मशवरा देती हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट रखें। नो डाउट हर तरह के लोग हर फील्ड में होते हैं, लेकिन ये कि यू शुड ट्रस्ट योर डॉक्टर, यू शुड take care of yourself and you should take all the treatment advised by your doctor. एट लास्ट यही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू यू, थैंक्स टू मुर्शिद हॉस्पिटल, द होल टीम। यहाँ एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी कि इतना अच्छा कोऑपरेटिव हमारा मुर्शिद का एनवायरनमेंट है और सारी चीज़ें इंक्लूडिंग माय टीम, द अदर डिपार्टमेंट्स एंड ऑब्वियसली द एडमिनिस्ट्रेशन, कि आई एम वेरी हैप्पी हियर एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हेल्प नीडी पेशेंट्स ओवर हियर एंड थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम। जी हाँ नाज़रीन, ये थी डॉक्टर निदा सईद और कंसल्टेंट जनरल सर्जन मुर्शिद हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा मेरा एक इज़हार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास